हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चनों के बारे में। इससे पहले हम इसका बेसिक ले रहे थे और इससे पहले वाले दो भाग हमने हल किए हैं, जिसमें हमने आवश्यक संख्याओं के बारे में जाना है तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इन सब के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की है इससे पहले वाले दो भागों में। आज हम इसका पार्ट थर्ड हल करेंगे और भाग थर्ड में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस हल करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके हमें HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का भी उपयोग करते हैं, लेकिन उसके द्वारा हम प्रश्नावली 1.2 में हल करेंगे। हमारे पास HCF ज्ञात करने की जो विधि है वह हमारे पास में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपको पहले वाले भाग के अनुसार थोड़ा याद होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वह HCF ज्ञात करने की एक विधि ही है, एक तकनीक है जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित होती है। तो किस प्रकार से हल करेंगे इसको, एक ही तरीका होगा सभी प्रश्नों के लिए। तो अब आप बिल्कुल फोकस करके इसको समझिए किस प्रकार से यह तरीका अपनाया जाएगा और प्रश्न हल किया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दिए गए पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना। कुछ चरणों के द्वारा इसको कंप्लीट करेंगे। क्या क्या होंगे उन सभी के बारे में आप देखिए। यहाँ पर हमारे पास दो पूर्णांक 135 और 225 दिए गए हैं। तो जो पूर्णांक हमारे को दिए जाते हैं उन्हें हम A और B के द्वारा दर्शाते हैं तथा उन्हें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हल करके Q और R का मान ज्ञात करते हैं, यानी भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। तो अब हमारे पास हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो सबसे पहले हम अलग अलग स्टेप में इसको हल करेंगे, इसलिए इसका स्टेप फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में नंबर फर्स्ट, यानी स्टेप फर्स्ट इसका हो गया। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, और जो संख्या बड़ी होगी वही हमारे पास A होगा और जो संख्या छोटी होगी वह B होगा। और A का मतलब है भाज्य और B का मतलब है भाजक, और उसके ऊपर लागू करेंगे हम प्रमेय का और फिर उस प्रमेय को A बराबर BQ + R के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यही प्रक्रिया आपको अपनानी है। यहाँ पर हमारे पास में है कि 225 ग्रेटर देन 135। तब इसके आगे आपको लिखना है कि तब यूक्लिड, आपको पूरा लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, या हम ये लिख सकते हैं कि 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग किया है के प्रयोग से। तो अब आपको क्या करना है कि 225 में 135 का भाग देना है और फॉर्म A बराबर BQ + R बनाना है। तो रफ कॉपी में हम भाग देके देख लेते हैं कि क्या होगा इसका भागफल। यहाँ पर 225 में भाग देना है 135 का, एक बार ये इसको विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 135 घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0, यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 9। तो यहाँ पर हमारे पास यह तो हो गया Q का मान, यह हो गया शेषफल यानी R का मान, और जो पूर्णांक हमें दिया गया वह हो गया A और यह हो गया हमारे पास में B। तो हम इसको प्रमेय के अनुसार लिख लेते हैं, A बराबर BQ + R के फॉर्म में। तो A बराबर हमारे पास में है 225, B बराबर हमारे पास में है 135 यानी भाजक, गुणा में Q यानी भागफल, और प्लस में शेषफल। तो ये हो गया प्रमेय का फॉर्म। यहाँ से हमारे पास जो शेषफल है वह शून्य प्राप्त होना चाहिए इस विधि में। जब तक हमारे को शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है तब तक हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। यानी अब यदि हमें इससे आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करना है, यानी भाग देना है, तो किसके ऊपर प्रमेय को लागू करेंगे। तो नेक्स्ट जब हमारे पास शून्य नहीं हो तब उस स्थिति में जो ये भाजक और शेषफल होगा, इन दोनों के ऊपर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करेंगे, हम उपयोग करेंगे। यानी अब नेक्स्ट स्टेप के लिए 135 में भाग दिया जाएगा कितने का, 90 का। यानी सेकंड प्रक्रिया में हमारे पास में आ जाएगा 135 में भाग देंगे कितने का, 90 का। तब तक इस शेषफल का भाग भाजक में देते जाएंगे। अगले स्टेप में भी हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे जब तक कि शेषफल शून्य नहीं बच जाता। अब इस पहली प्रक्रिया को हम फॉर्म के रूप में लिख लेते हैं, यानी 225 बराबर 135 गुणा 1 + 90।
जो आपने यहाँ पर भाग दिया है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। यानी 135 को गुणा करेंगे 1 से और उसमें 90 को जोड़ेंगे और वह किसके बराबर होगा, 225 के। यही होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। लिख लेते हैं इसको सही तरीके से। तो अब हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से यहाँ पर हमारे पास में है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर हमारे पास में है 225 बराबर b का मान यानी जिसका भाग दिया 135 ना भागफल प्राप्त हुआ प्लस शेषफल कितना आ गया 90। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है। सेकंड स्टेप अब हमारे पास में आएगी कि अब आपके पास चूँकि शेषफल कितना है 90 है, तो नीचे लिखेंगे कि 90 इज नॉट इक्वल टू 0 यानी शेषफल शून्य नहीं है। तब प्रमेय का उपयोग हम करेंगे किसके ऊपर, 135 और 90 पे लागू करेंगे। तब 135 व 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यानी अब इनके ऊपर इस प्रमेय का उपयोग करेंगे। प्रमेय का उपयोग करने का मतलब है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है। तो अब 135 में 90 का हम भाग दे लेते हैं और इसी रूप में लिखेंगे। तब तक करना है जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। तो भाग अभी देख लेते हैं पुनः एक बार और। तो यहाँ पर हमारे पास में 90 का भाग देंगे 135 में, 1 से विभाजित करेगा। यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 90, यहाँ पर हमारे पास में आ गया 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब यदि इसको यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा कि 135 बराबर कितने का भाग दिया 90 का, भागफल कितना आया 1 और शेषफल कितना आ गया 45। अब आप यहाँ पर देखिए क्या शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, नहीं हुआ है। तो इसका मतलब नेक्स्ट आगे की जो प्रक्रिया होगी उसमें हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किसके लिए करेंगे, इसके भाजक और शेषफल के लिए। तो इसी आगे वाले चरण के लिए भी हम भाग दे के देख लेते हैं। सेकंड स्टेप के लिए फॉर्म हो गया ये वाला। थर्ड के लिए हम यहीं से हल कर लेते हैं, उसके बाद हम एक साथ नोट कर लेंगे कि 90 में अब कितने का भाग देना है 45 का। तो 90 में भाग दे के देख लेते हैं रफ कॉपी में एक ही साथ में। 45 का 2 से विभाजित करेगा, यहाँ पर 90 और शेषफल कितना 0। इसका मतलब अब हमारे पास फाइनल आंसर इस कंडीशन से मिल जाएगा। और इसको यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में लिखें तो 90 बराबर 45 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 45 गुणा 2 और प्लस में कितना 0। तो सेकंड स्टेप में ये वाला फॉर्म आ जाएगा और थर्ड स्टेप में ये वाला। तो अब आप ये देखिए कि हमारे पास शेषफल जब 0 आ जाएगा, इस स्टेप में इसका आंसर मिलेगा कि जिस प्रक्रिया के लिए यानी जिस स्थिति में शेषफल 0 होगा और शेषफल 0 होने के लिए जो भाजक काम में लिया गया है, जो भाजक काम में लिया गया है वही भाजक उसका क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ पर शेषफल आया 0 इस स्थिति में, यानी तीसरी स्थिति में 0 प्राप्त हुआ। तो इस स्थिति में भाजक कितना है 45। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यही होगा इसका आंसर कंप्लीट। फॉर्म में लिख लेते इस प्रकार से सिस्टम से देखिए। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको 135 बराबर हमारे पास 90 का भाग दिया, भागफल 1 आया और शेषफल कितना आ गया 45। तो हमारे पास शेषफल नहीं आया तो ये प्रक्रिया दोबारा से रिपीट होगी। तो अब हमारे पास में आ जाएगा थर्ड स्टेप। यहाँ पर चूँकि 45 इज नॉट 0, तब प्रमेय को लागू करेंगे किसके ऊपर 90 और 45 पर। लिख लेंगे 90 व 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर बिल्कुल एक ही तरीका है पूरे प्रश्नों को हल करने का। तो अब हमारे पास यहाँ पर हम भाग देख चुके हैं। इसी तरीके से 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस में कितना 0। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास काम कंप्लीट हो जाता है। मेन मकसद था 0 प्राप्त करना। तो अब तो हमें सिर्फ लैंग्वेज ही लिखनी है कि इस स्थिति में शेषफल 0 आ जाता है और जब शेषफल 0 आएगा उस स्थिति में जो भाजक होगा वही भाजक उसका क्या होगा HCF होगा। तो इस स्थिति में भाजक कितना है 45। तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। बस अब इसको कथन लिखना है और बाकी सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सभी का एक ही तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। नेक्स्ट करें। देखिए विद्यार्थियों, अब इसका सारांश हमने लिख लिया है और यही सारांश सभी में लिखना है। बस आपको संख्या चेंज करनी है कि अब शेषफल 0 प्राप्त हो गया है
तब इस स्थिति में जो भाजक होगा, शेषफल शून्य होने वाली स्थिति में जो भाजक है वही दिए गए पूर्णांकों का एचसीएफ होगा तथा इस स्थिति में भाजक 45 है। तब एचसीएफ 135 और 225 का कितना प्राप्त होगा, 45 प्राप्त होगा। यही होगा इसका आंसर कंप्लीट। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और हमारे पास प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। 3 क्वेश्चन हमारे इसमें दे रखे हैं, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, सेम यही तरीका होगा। यहाँ पर संख्या हमारे पास दे रखी है कि 196 और 38,220, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो फर्स्ट चरण में क्या करेंगे हम कि इनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है जांच करेंगे, और जो बड़ा है उसमें छोटे वाले का भाग देंगे, यानी बड़े वाला होगा ए और छोटे वाला क्या हो जाएगा बी। तो अब हमारे पास चूँकि 38,220 बड़ा है किससे, 196 से, तब इन दोनों पूर्णांकों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो प्रयोग करने का मतलब क्या है कि इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है, यानी इस रूप में लिखना है, इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। यदि शेषफल शून्य आ जाता है तो हमारी प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाएगी, जिसका हमने भाग दिया वही आंसर हो जाएगा। तो अब हम 38,220 में 196 का भाग दे के देख लेते हैं रफ कॉपी में कि क्या भागफल प्राप्त होता है और शेषफल कितना आता है। अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो फिर हम भाजक में भाग देंगे शेषफल का और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, और यदि यहीं समाप्त तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। भाग दे लेते हैं हम यहाँ पर, तो मतलब एक चरण में ही हमारे पास शून्य प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर ये तो कितना है a, ये कितना है b, ये क्या है q और ये क्या है r। तो r बराबर हमारे पास शून्य आना चाहिए, और यदि शून्य आ जाता है तो उस स्थिति में जो भाजक होता है यानी जिसका भाग दिया वही उसका क्या होता है एचसीएफ। इसका मतलब भाग हमने किसका दिया 196 का, तो इसका मतलब हमारे आंसर जो होगा वह है कितना होगा 196। तो इसका फॉर्म क्या बन जाएगा 38,220 बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के 196 गुणा 195 और प्लस में कितना शून्य। तो ये हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्म। सही तरीके से वहाँ पर नोट कर लेते हैं और आंसर हमारा कंप्लीट। तो अब हमारे पास इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख लिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके। 38,220 बराबर भाजक 196 भागफल 195 प्लस में शेषफल कितना शून्य, और शून्य आते ही हमारे पास आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, तब इस स्थिति में जो भाजक 196 होगा वही दिए गए पूर्णांकों का एचसीएफ होगा। तब एचसीएफ 196 कौमा 38,220 का कितना होगा 196, और यही होगा इसका आंसर कंप्लीट। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड कंप्लीट। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार के और क्वेश्चन को हल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी क्वेश्चन प्राप्त हो सकें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड दे रखा है जिसमें दो पूर्णांक 867 और 255 दिए गए हैं। वही तरीका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यानी इस प्रकार की प्रक्रिया से। पहला चरण हमारे पास में है कि 867 बड़ा है 255 से, तब इन दोनों पूर्णांकों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो उसके अनुसार हमारे पास क्या आएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है, यानी a और b हमारे पास में है और q और r हमें ज्ञात करना है, यानी हम भाग देके वही प्रक्रिया करेंगे। तब तक प्रक्रिया को चलाना है जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। तो अब हमारे पास क्या होगा 867 में भाग देंगे 255 का। रफ कॉपी में देके देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिए मैंने यहाँ पर भाग कंप्लीट कर लिया है। 255 का 867 में भाग दिया, 3 बार विभाजित करेगा, हमारे पास 765 आएगा, और शेषफल हमारे पास कितना आ गया 102। यानी हमारे पास पहले स्टेप का जो फॉर्म बन गया वो हो जाएगा 867 बराबर 255 गुणा 3, 255 गुणा 3 और प्लस में 102। शेषफल हमारे पास शून्य नहीं आया है, इसका मतलब 102 का भाग देना है अब कितने में 255 में, वो हो जाएगा हमारे पास सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप के लिए भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, और इसी प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक साथ नोट कर लेंगे। तो अब 102 का भाग देना है 255 में, तो 102 का भाग दे लेते हैं हम 255 में। तो हमारे पास डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा 204। यहाँ पर बच गया हमारे पास में 1 और यहाँ पर बच जाता है 5।
इसका मतलब वापस हमारे पास शेषफल शून्य नहीं आया। तो सेकंड स्टेप हमारे पास में क्या जाएगी, 255 बराबर 102 गुणा 2, 102 गुणा 2 और प्लस में कितना 51। तो अब नेक्स्ट में क्या करेंगे कि 51 का भाग देंगे हम कितने में, 102 में, और वो हो जाएगी हमारे पास कौन सी स्टेप, थर्ड। तो हम यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं एक साथ, फिर बाकी एक साथ नोट कर लेंगे। 102 2 से डिवाइड होगा, 102 आ जाएगा और शेषफल कितना हो गया, शून्य। इसका मतलब इस स्टेप में यानी थर्ड स्टेप क्या बन गई, 102 बराबर 51 गुणा 2 और प्लस में शून्य। इसका मतलब इस स्थिति में जो भाजक था और वह कितना था, 51, यही होगा हमारे पास आंसर कंप्लीट। इस प्रकार से आप पहले ही एक बार कंप्लीट कर लें ताकि अब आपको सिर्फ नोट ही करना है। अब इनको नोट कर लेते हैं। तब हमारे पास क्या जाएगा, पहला स्टेप हो गया 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। तो अब सेकंड स्टेप में आ जाएंगे हमारे पास कि चूँकि 102 जीरो नहीं है तब 255 और 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तब हमारे पास में भाग देखिए मैंने ज्ञात किया कि 255 बराबर हो गया 102 गुणा 2 प्लस 51। थर्ड प्रक्रिया में हम चालू कर देंगे कि 51 जो है अब वो जीरो के बराबर नहीं है यानी शेषफल शून्य नहीं हुआ। तब 102 और 51 के ऊपर इस प्रमेय को लागू करेंगे। तब हमारे पास में प्रक्रिया हो गई 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। अब चूँकि 0 प्राप्त हो गया है इसलिए हमारे पास लैंग्वेज जो होगी वह हमने यहाँ पर नोट कर ली है। आप इसको यहाँ तक तो नोट कर लीजिए। आगे का देखिए सारांश क्या लिखा वो यहाँ पर हमारे पास में है कि अब शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, अतः इस स्थिति में प्राप्त भाजक 51 ही दिए गए पूर्णांकों का एचसीएफ होगा। तब एचसीएफ 867 और 255 का क्या होगा, 51 होगा और यही होगा हमारा आंसर कंप्लीट। तो प्यारे विद्यार्थियों यह था हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने वाले तरीके पर ही हमारे पास प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वह भी इसी विधि पर आधारित है, इसलिए हम इसको भी साथ में ले लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसको आपको थोड़ा समझना है। यहाँ पर मैंने हल कर लिया है, आप इसको समझिए कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब हमारे पास 616 मेंबरों की एक टीम अलग है तथा 32 सदस्यों की एक टीम है तथा इस बैंड के पीछे 616 आदमियों की एक टुकड़ी और चलेगी और वो वहाँ पर मार्च करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये पूछा है कि यहाँ पर 32 का ग्रुप अलग हो गया और 616 का ग्रुप अलग हो गया है। अब यहाँ पर पूछा है कि दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। आपने देखा होगा मार्च करने के लिए इस प्रकार से लाइनें बनी हुई होती हैं, कॉलम बने हुए होते हैं। अब ये पूछा है कि दोनों ग्रुप जो हैं उनको समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी दोनों ग्रुपों के लिए स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान। जैसे 3 लाइन यहाँ पर है तो 3 इसके लिए भी हो, 3 इसके लिए भी हो, 4 इसके लिए हो तो 4 लाइन इसके लिए भी हो। वो उन्हीं बराबर स्तंभों में क्या करेंगे, मार्च करेंगे। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या आपको बतानी है कि दोनों के लिए समान हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्तंभ बनने चाहिए कि वहाँ पर वो समान मार्च कर सकें, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आपको एक तो दोनों के लिए पूछा गया है और वो भी अधिकतम मान पूछा है, तो इसे आप थोड़ा सा ये अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों में है, इसका मतलब कॉमन आ रहे हैं और वो भी मान कैसा, अधिकतम मान। तो हाईएस्ट मान हो, कॉमन हो, तो इसका मतलब वहाँ पर हम क्या करेंगे, उनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 616 और 32 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अब आप यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके इसको हल कर सकते हैं उसी तरीके से। तो इसका मतलब 616 और 32 के ऊपर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम उपयोग करेंगे, वही तरीका। 616 में कितने का भाग देंगे, 32 का, और a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। तब तक प्रक्रिया को करना है जब तक कि r बराबर 0 नहीं आ जाता है। और यहाँ पर जो हमारे पास एचसीएफ आएगा वो क्या होगा, अधिकतम स्तंभों की संख्या होगा, मतलब जो लाइनें बनाई जाएंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइनों में गति करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि परेड करने वाले सदस्यों का दल एक तो 616 वाला है और एक दल में कितने आदमी हैं, 32 हैं। अब हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात 616 और 32 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वही तरीका हल कर लेंगे यहाँ पर हम। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसको क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा हो गया। अब आप इसके आगे का प्रोसेस देखिए। आगे के प्रोसेस में हमारे को दे रखा है वही चरणों में हम इसको डिवाइड कर लेंगे और उसके अनुसार हल करेंगे। तो चरण नंबर फर्स्ट, पहली स्टेप क्या होगी, क्योंकि 616 बड़ा है कितने से, 32 से, तो इसका मतलब 616 क्या है, ए है और 32 क्या है, बी।
तो यहाँ पर प्रमेय का उपयोग करेंगे तो भाग दे के देख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर भाग दे लिया है, तो हमने यहाँ पर 616 बराबर 32 का भाग दिया, 19 बार भाग जाएगा और शेषफल कितना बच गया 8। तो हमारे पास स्टेप नंबर सेकंड, चूँकि शेषफल 8 जीरो नहीं है, अतः अब 32 और 8 के ऊपर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। यानी 32 में कितने का भाग देंगे, 8 का। तो इसको मैंने a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख लिया है। 32 बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब शेषफल अब 0 आ चुका है। तब इस स्थिति में अर्थात इस चरण में प्राप्त भाजक जो कितना है 8 है, वही दिए गए पूर्णांकों का क्या होगा, HCF होगा। तब स्तंभों की अधिकतम संख्या या इसको बोल सकते हैं इसका HCF 616 और 32 का, और वो कितना होगा हमारे पास में 8 होगा, और यही होगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर कंप्लीट। तो इसको आप यहाँ तक भी नोट कर लीजिए। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, बस अपने को तो क्वेश्चन से ये ज्ञात करना था कि A क्या है और B क्या है, उसके बाद Q और R तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं। तो HCF ज्ञात करने वाले हमारे पास 4 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन और एक हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात करने पर आधारित हो गए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 वो हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हुए ही हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चंस को हल करने से पहले हम उसके एग्जाम्पल हल करके देखते हैं, क्योंकि उन्हीं एग्जाम्पल के द्वारा अब हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। हमारे पास में है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, और हम धनात्मक पूर्णांक क्या मान रहे हैं, एक तरह से a को मान रहे हैं स्टार्टिंग में, 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी यहाँ पर जो q है यह भी एक पूर्णांक है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यही हमें यहाँ पर समझाना है और बताना है। तो इसको हल करने का भी एक तरीका है कि आप अपने मन से कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए। तो जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। यहाँ पर मैं भी आपको समझा देता हूँ, उसके बाद सिस्टम से लिखा हुआ जो है उसको आप यहाँ पर नोट कर लेना। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा कोई दूसरा पूर्णांक b है, और b का मान हमने कितना मान लिया है, 3। तो अब आपने b का मान 3 ही क्यों माना, तो जो आपके पूर्णांकों का रूप दे रखा है उसमें आपके जो काउंटिंग नंबर है उसको आप b मान सकते हो। यहाँ पर कितना है 3, तो मैंने b का मान कितना मान लिया, 3। अब देखिए हमारे पास दो पूर्णांक हो गए a और b। तो जब हमारे पास दो पूर्णांक हो तो हम वहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग कर सकते हैं। आपको पता है कि a और b में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर क्या हो जाता है, a बराबर b³ + r हो जाता है। तो इस रूप में हम इसको बना सकते हैं। तो जब हमारे पास a माना है और b का मान कितना है, 3 है, तो a और b के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो b का मान देखिए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैं इसका रूप इस प्रकार से बन जाएगा कि a बराबर b की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा, 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा q, और प्लस में कितना आ जाएगा r, जहाँ r क्या है विद्यार्थियों, शेषफल। और अब आपको पता है कि जब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं तब उस स्थिति में जो शेषफल होता है, शेषफल का मान हमेशा भाजक के मान से क्या होता है, छोटा होता है, तथा इसका मान या इसके बराबर हो सकता है। तो b क्या था हमारे पास, भाजक, और b बराबर हमने कितना मान लिया विद्यार्थियों, 3 माना है। इसका मतलब हमारे पास जो भाग देने के लिए जो संख्या है वह कितनी है, 3। तो हमारे पास जो शेषफल होगा वह शेषफल 3 से छोटा ही तो होगा। कंडीशन देखिए कि इसके अनुसार अब क्या बन गया कि 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा r का मान, और कितने से छोटा होगा, 3 से, क्योंकि b की जगह कितना होता है, 3। तो अब हमारे पास यहाँ पर r का जो मान होगा वह r का मान 3 से कम होगा। तो 3 से कम हमारे पास r का मान क्या क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, और एक 2 हो सकता है। कंडीशन देखिए, r का मान जो है वह 3 से कम होगा, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है, और 0 से बड़ा। तो 0 के बराबर होगा तो 0 ये हो गया, 0 से बड़ा हो 1 हो गया, 0 से बड़ा हो 2 हो गया, लेकिन 3 से क्या होना चाहिए, वो छोटा। तो देखिए तीनों मान 3 से छोटे हैं, और 0 के बराबर भी आ गया, और 0 से बड़े भी हो गए। इसका मतलब अब हमारे पास r की 3 वैल्यू बन गई, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म बन गया, a बराबर 3q + r बन गया। तो r के मान हमने क्या क्या ज्ञात कर लिए, 0, 1 और 2 ज्ञात कर लिए। तो अब क्या करना है हमें कि नंबर से पहले r का मान 0 पुट करना है इसमें। तो हमारे पास a बराबर क्या आ जाएगा, 3q + 0, और a बराबर क्या आ गया, 3q आ गया। तो देखो a हमने कोई अपने मन से माना था, और a क्या था, कोई धनात्मक पूर्णांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम 3q के रूप में लिख सकते हैं। और q क्या है, q ऑलरेडी कोई पूर्णांक है। इसका मतलब q का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 हो गया तो हमारे पास a का मान कितना हो जाएगा, 3 × 2 बराबर कितना हो गया, 6।
तो q जो है वह भी पूर्णांक है और a का मान जो होगा वह धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम 3q के रूप में लिख सकते हैं। सेकंड, अब हम यहाँ पर r का जो मान है, एक बार हमने शून्य रखा है, सेकंड हम यहाँ पर कितना रख लें 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा a बराबर 3q प्लस 1। तो a का जो मान है वह किसके बराबर हो रहा है 3q प्लस 1 के रूप में हो रहा है। q का मान कुछ भी रख देंगे तो हमारे पास a का मान पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो देखो a का मान 3q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है और यह पर्सन में भी दिया गया है कि धनात्मक पूर्णांक का मान 3q प्लस 1 के रूप में भी हो सकता है। 3q के रूप में होता है, ये हमने ज्ञात कर लिया। 3q प्लस 1 के रूप में होता है, ये भी ज्ञात कर लिया। एक और हमारे पास में है r का मान अब नेक्स्ट कितना है 2, तो r की जगह कितना पुट करेंगे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास इसका क्या फॉर्म बन जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। तो देखिए a का मान कितना मिल गया हमारे को 3q प्लस 2, 3q प्लस 1 और 3q। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई धनात्मक पूर्णांक शब्द आपको लिखा हुआ मिल जाए ना प्यारे विद्यार्थियों, आगे के प्रश्नों को हल करें तब, तो धनात्मक पूर्णांक जब भी वो बोले तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि एक मान तो हमारे पास 3q हो सकता है, एक मान 3q प्लस 1 हो सकता है, एक हमारे पास 3q प्लस 2 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक पूर्णांक इस रूप में भी हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है और इस रूप में भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अब इसको सिस्टम से लिखा हुआ है, उसको आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने है, ये हो गया हमारे पास प्रश्न और हल करने का तरीका बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा लिखा हुआ है। कोई आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, बस आप इसकी ऐसे कैसे फोटोकॉपी कर लीजिए। देखिए कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है, जो आप यहाँ पर जो दे रखा है उसके अनुसार जो आंकिक मान है उसको ही b मान लीजिए। तब a व b में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, क्योंकि दो पूर्णांक a और b मिल गए और a और b मिल जाते हैं तो प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। अब चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होता है a बराबर bq प्लस r होता है, जहाँ r का मान b से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर होता है, जहाँ q क्या है पूर्णांक। ध्यान रखना यहाँ पर q की जगह एग्जाम में कुछ और भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप उसके अनुसार चेंज कर लेना। अब प्रश्नानुसार हमारे पास क्या फॉर्म बन गया, a का a आ गया, b की जगह 3 रख देंगे, q की जगह q, r की जगह r, यहाँ पर हो गया 0 की जगह 0, लेस देन बराबर r, r लेस देन b, b की जगह कितना माना 3। तो जब r का मान 3 से छोटा होगा तो क्या क्या मान हो सकते हैं r के 0, 1, 2 हो सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या करना है, r के मान 0, 1, 2 को इस फॉर्म में रखना है और हमारा आंसर कंप्लीट होगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अब इससे आगे कि r का मान 0 पुट करेंगे तब हमारे पास में आ जाएगा a बराबर 3q प्लस 0 और a बराबर में आ जाएगा 3q। a बराबर कितना हो जाएगा 3q। कंप्लीट हो गया काम, कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट आ जाइए, r का मान कितना पुट करें 1 रखें तो a बराबर 3q प्लस कितना हो गया 1, तो इसका मतलब a का मान 3q प्लस 1 के रूप में भी हो सकता है। थर्ड हो जाएगा r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आगे देखना, जो भी प्रश्न दिए जाएं और उनमें कहीं पर धनात्मक पूर्णांक हैं तो वो धनात्मक पूर्णांक आप अपने मन से स्वतः ही मान लेना 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में मान सकते हो। ध्यान रखना यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि q ही माने, आप यहाँ पर कोई दूसरा पूर्णांक का संकेत भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर m मान लिया तो 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, जहाँ m क्या होगा पूर्णांक होगा। अब एक एग्जाम्पल लेके हम ये भी देख लेते हैं कि धनात्मक सम पूर्णांकों को तो हम किससे दर्शा सकते हैं और धनात्मक विषम पूर्णांकों को हम किससे दर्शा सकते हैं, ताकि उनके वर्ग और क्यूब करें तो वो संख्या हमारी को प्राप्त हो सके। देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं अब आपको डायरेक्ट ही समझा देता हूँ। सभी के लिए आपको इसी प्रकार से करना है प्यारे विद्यार्थियों, कोई समस्या नहीं है, एक ही तरीका है सबका। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक को किसके रूप में लिख सकते हैं 2q प्लस 1 के रूप में, जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक। जैसे q का मान 1 मान लिया तो 2 गुणा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। इसको 1 मान लिया तो 2 गुणा 1 कितना हो गया 2, तो सम संख्या आ गई। तो ये क्या हो गई विषम संख्या। आप इस q की जगह कुछ भी मान लीजिए, आपको विषम संख्या ही मिलेगी। जैसे q का मान मैंने 5 मान लिया तो 2 गुणा 5 प्लस 1 कितना हो गया 11। यहाँ पर 5 मानिए, 2 गुणा 5 कितना हो गया 10। मतलब सम संख्या बनाने के लिए आप 2q का रूप का उपयोग कर सकते हो और विषम संख्या प्राप्त करने के लिए 2q प्लस 1 का उपयोग कर सकते हो। देखिए वही तरीका है हमारे पास तो, और बिल्कुल आसान है कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b का मान बताओ कितना मानेंगे अब 2, पहले कितना था यहाँ पर 3 था, तो b बराबर 2 है। तब a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करेंगे हम उपयोग करेंगे।
तो चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर का मान बी से छोटा और 0 के मान से बड़ा और बराबर होता है। तो अब प्रश्नानुसार b का मान कितना माना हमने, 2 माना है विद्यार्थियों, तो इस b की जगह कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो अब देखिए आपके पास में क्या प्रश्न का रूप बन जाता है। तो हमारे पास हो गया a बराबर 2q प्लस आर, और जहाँ r का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, अब 2 से, क्योंकि b का मान कितना माना हमने, 2 माना है, ठीक है ना। तब r का मान 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है, क्योंकि r का मान 0 के बराबर हो सकता है। तो वही तरीका, r का मान अब कितना रखेंगे, 0 रखेंगे इसमें समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए a बराबर 2q प्लस 0, तो a बराबर कितना हो गया, 2q हो गया है। क्लियर है। तो इसके आगे का देखिए, सेकंड में हमने क्या किया, r बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में, तो a बराबर 2q प्लस 1 हो गया। तो हमारे पास देखो a का मान 2q हो गया, a का मान कितना हो गया, 2q प्लस 1 हो गया। एक ही तरीका है, a का मान धनात्मक अपने मन से मानिए, और b बराबर जो प्रश्न में दे रखा है गुणांक, उसको मान लीजिए b, उसके ऊपर प्रमेय का लागू कीजिए। जहाँ पर b रखा हुआ होता है प्रमेयिका में, उसकी जगह वो मान रख लीजिए। r के जो मान है, जो मान आपने b माना उससे कम रख लीजिए, और r के मान रख के उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, जहाँ q एक पूर्णांक है तब 2q सम पूर्णांक है, अर्थात कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक जो होगा उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2q के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये लैंग्वेज बन जाएगी, इसको चेंज कर देंगे कि जहाँ q पूर्णांक है तब 2q प्लस 1, तब 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, अर्थात कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होगा। तो अब आप इस प्रश्न को यहाँ पर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक इसका। फिर नेक्स्ट इसके आगे का भाग आप देखिए, समीकरण 1 तक आपके कंप्लीट हो जाता है, और आगे का भाग हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है r बराबर 0 रखने पर और r बराबर 1 रखने पर। यह हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इन 3 जो नोट लिखे हुए हैं इन्हीं के द्वारा पूरे क्वेश्चन हल होंगे। 2 एग्जाम्पल जो अभी हमने हल किए हैं उनका सारांश यही है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए आप उसका फॉर्म क्या होगा, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। धनात्मक सम पूर्णांक का फॉर्म क्या होगा, 2q होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का फॉर्म क्या होगा, 2q प्लस 1 होगा। ठीक है, इनको आपको याद रखना परमानेंट, और इनका ही उपयोग करेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे इससे आगे। प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी अब यहाँ पर पूछा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो उसे हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में भी लिख सकते हैं, और जहाँ q क्या है, कोई एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर अभी इससे पहले वाले 2 एग्जाम्पल किए हैं, सेम उसी तरीके से हल कर लेंगे। तो अब हमारे पास जब b का मान चेंज होगा तो अब हमारे पास उसका विषम पूर्णांक भी चेंज हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसको उसी तरीके से। तो सबसे पहले क्या, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, शॉर्ट रूप में मैं यहाँ पर आपको हल कर देता हूँ, बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप नोट कर लेना एक साथ। तो a बराबर क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। फिर उसके बाद हमने किसका मान माना था, b का मान। b का मान अब देखिए कितना होगा, 6 होगा। तो b का मान कितना हो गया, 6। a और b के ऊपर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, a बराबर bq प्लस r थी, जहां r का मान b से छोटा है और बड़ा और बराबर है किसके, 0 के। तो अब इस समीकरण में b की जगह कितना पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, a बराबर 6q प्लस r होगा। यहाँ पर कंडीशन हो गई 0 लेस देन r और लेस देन कितना, 6। इसका मतलब r का जो मान है वो 6 से छोटा होगा। तो r के क्या क्या मान हो सकते हैं जो कि 6 से कम हो, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है ना। तो देखिए r के कितने मान मिल गए, 1 2 3 4 5 6। तो वही तरीका इस समीकरण में अब r की जगह कितना पुट करेंगे, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इस प्रकार से मान पुट करेंगे तो हमारे पास a के फॉर्म बनते जाएंगे। तो अब इनके मान रख के हल करें तो हमारे पास नंबर 1 की बात करें तो r बराबर कितना पुट करके देखें, 0। तो देखो इसका क्या रूप बनेगा, a बराबर बन जाएगा 6q प्लस 0 बराबर में कितना आ जाएगा, 6q। यानी a बराबर एक फॉर्म तो हो गया 6q का। नंबर 2 की बात करें तो r बराबर कितना पुट करें, 1। तो देखिए यहाँ से
ए बराबर 6q प्लस यहाँ पर कितना है r, और r का मान कितना है 1, तो a बराबर एक रूप हो गया 6q प्लस 1। इसी प्रकार से रखते जाइए मान, आप तो 2 पुट कीजिए, तो a बराबर 6q प्लस 2। नंबर 4 r बराबर कितना पुट करें 3, तो a बराबर 6q प्लस 3। बिल्कुल एक ही तरीके से हल होता है, कोई समस्या ही नहीं आती है और रटने की तो कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो r बराबर कितना पुट करें 4, तो r बराबर कितना पुट करें 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6q प्लस 4 आ जाएगा। नंबर 6 की बात करें, r बराबर कितनी वैल्यू पुट करें 5, तो a बराबर विद्यार्थी कितना होगा 6q प्लस 5 आएगा। तो यहाँ पर 6 वैल्यू आ गई, जबकि हमारे को वैल्यू कितनी पूछी है 3। लेकिन ध्यान रखना जो प्रश्न में पूछा गया है वो किस प्रकार के पूर्णांकों के बारे में पूछा गया है, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी विषम संख्या होनी चाहिए वो। तो यहाँ पर विषम संख्या का फॉर्म देखो क्या हो सकता है, तो a बराबर हमारे पास देखो ये 6 मान हो गए। तो अब आप इनमें से वो मान ज्ञात कीजिए जो विषम संख्या को दर्शाते हैं। तो q क्या है यहाँ पर एक पूर्णांक है भाई, q क्या है यहाँ पर एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मान कुछ भी हो सकता है, तो कोई सा भी एक मान अपने मन से मान के रख लीजिए, आप कुछ भी x y z कुछ भी मान रख लीजिए और इनमें q का मान पुट करके देख लीजिए कि कौन सी संख्या सम संख्या आ रही है और कौन सी संख्या विषम आ रही है। तो यहाँ पर देखिए q का मान मैं मेरे मन से 2 मान लेता हूँ। तो इस समीकरण में देखिए 6 × 2, तो इसका रूप क्या हो गया 6 × 2 इक्वल में कितना आ गया 12। यहाँ पर देखिए 6 × 2 12 और प्लस में कितना है 1, तो कितना हो गया 13। यहाँ पर 12 यहाँ तक हो गया, 2 यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो गया 14। यहाँ पर 12 में कितना ऐड करेंगे 3, तो कितना हो गया 15। यहाँ पर 12 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 16। यहाँ 12 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो छांटिए देखो विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3। तो ये हो गई हमारे पास 3 विषम संख्याएं। यानी बात करें कि यदि q कोई पूर्णांक है तब धनात्मक विषम पूर्णांकों को हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 1 2 और 3 के रूप में दर्शा सकते हैं। किसको, धनात्मक विषम पूर्णांकों को। ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। यदि प्रश्न यही होता और इस प्रश्न को ये बोला जाता कि धनात्मक सम पूर्णांकों को बताइए इस प्रश्न के लिए, तो धनात्मक सम पूर्णांक देखिए 12 14 16। इसका मतलब क्या हुआ 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। तो ये दर्शाएंगे धनात्मक सम पूर्णांकों को और ये दर्शाएंगे धनात्मक विषम पूर्णांकों को। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये तो धनात्मक सम पूर्णांकों को दर्शाते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांकों को दर्शाएंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर कंप्लीट। किस प्रकार से व्यवस्थित लिखना है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, देख लीजिए। वही तरीका, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना है 6, जो यहाँ पर काउंटिंग दे आप तो b वही मान लीजिए। तब a व b पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने पर सेम वो के वो तरीके हैं। a बराबर bq प्लस r लेस देन b और ग्रेटर देन इक्वल 0 के, जहाँ r क्या है शेषफल। तब हमारे पास क्या रूप बन जाएगा, a बराबर 6q प्लस r और 0 लेस देन इक्वल r लेस देन 6। तब r की वैल्यू, भाई r क्या है शेषफल और 6 क्या है भाजक, तो शेषफल का मान भाजक से तो कम ही होगा ना, इसलिए r के मान क्या क्या हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5। अब ये सभी r के मान अब इस समीकरण में पुट करके देखने हैं, तब हमारे पास क्या क्या सूत्र बने वो हमने नोट कर लिया है। r बराबर 0 रखा तो a बराबर 6q, r बराबर 1 रखा तो 6q प्लस 1, r बराबर 2 रखा 6q प्लस 2, 3 रखेंगे 6q प्लस 3, 4 रखेंगे 6q प्लस 4, 5 रखेंगे 6q प्लस 5। तो इस प्रकार से हमें a के 6 मान प्राप्त हो गए हैं। तो अब हमारे पास लैंग्वेज हम क्या लिख देंगे, सारांश क्या लिख देंगे, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तब a बराबर 6q, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 4 का रूप नहीं हो सकता। विषम जो होंगे वो इस रूप में तो नहीं हो सकते, क्योंकि किसका रूप बन रहा है, सम का बन रहा है, क्योंकि यह सम पूर्णांक संख्या है।
अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या होंगे, a बराबर 6q+1 होगा, a बराबर 6q+3 होगा, या a बराबर 6q+5 के रूप में व्यक्त की जा सकती है। यदि इसी प्रश्न में ये पूछा जाता कि धनात्मक सम पूर्णांक क्या होंगे, तो हम वहाँ पर क्या लिखते, a बराबर 6q का रूप होगा, 6q+2 का रूप होगा, और a बराबर 6q+4 का रूप होगा सम के लिए। तो अब आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको नोट कर लेना बिल्कुल साफ सुथरा। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट इक्वेशन नंबर 6 तक का, इक्वेशन नंबर 7 तक का स्क्रीनशॉट और इसके रिजल्ट का। और अब आप इसको बिल्कुल व्यवस्थित नोट करना अपने नोटबुक में, कोई समस्या हो बता सकते हैं। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम थोड़ा रफली हल कर लेते हैं, फिर आपको सिस्टम से लिखा हुआ मिल ही जाएगा, समझ लेते हैं शॉर्टकट रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। आपको बताया था धनात्मक पूर्णांक को किससे दर्शाएंगे हम दर्शा सकते हैं उसको 3q से, 3q+1 से, 3q+2 से दर्शा सकते हैं हम धनात्मक पूर्णांकों को। तो अब इनका क्या करना है हमें, वर्ग, और वर्ग जब करेंगे तो उनका वर्ग जो है वह 3m+1 के रूप का हो सकता है। यानी धनात्मक पूर्णांक तो किस रूप में थे, 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में थे। अब यदि उनका वर्ग किया जाता है तो वह वर्ग जो होगा वह 3m और 3m+1 के रूप में होगा। और यहाँ पर m क्या है, पूर्णांक है, यानी m का मान भी हम कुछ भी मान सकते हैं। तो किस प्रकार से हल करेंगे वो ही देख लेते हैं। अब हम रफली हल करके देख लेते हैं, बाकी आपको साफ सुथरा और व्यवस्थित किया हुआ मिल जाएगा। पहले हल करने का प्रयास करते हैं। वही प्रक्रिया कि सबसे पहले माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तब किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम a बराबर 3q, a बराबर 3q+1 और a बराबर 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। और q क्या है, एक पूर्णांक है। तो अब हम पहली कंडीशन लेते हैं कि a बराबर 3q ले लेते हैं। a बराबर कितना लिया, 3q। अब प्रश्न में क्या बोला है कि ये जो धनात्मक पूर्णांक हैं उनका क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो दोनों तरफ से क्या करेंगे, इसका वर्ग यहीं पर अप्लाई हो रहा है। देखो जो हमने समझा था उसका, a बराबर 3q ले लिया। अब प्रश्न में बोला कि वर्ग करना है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको सिस्टम से लिखा हुआ मिल जाएगा, घबराना नहीं है। यहाँ से क्या होगा, देखो a², तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो गया उसका वर्ग, तो इसका मान निकालना है, यानी a² का मान निकालना है। यहाँ पर हो गया 3q का होल स्क्वायर। अब अपने पास जो वर्ग है वह वर्ग किस रूप में, 3m के रूप में है, और m भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3q² लिख सकता हूँ। 3 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 3 × 3q² लिख सकता हूँ। तो अब इस फॉर्म को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये 3q² जो था, इस पूरे 3q² को मैं m मान लेता हूँ, और ये पूरा मान किसके बराबर हो गया, a² के। तो m बराबर क्या मान लिया मैंने, 3q²। ये भाई ऐसा क्यों मान लिया मैंने यहाँ पर इसलिए मान लिया कि ये तो किसी धनात्मक का वर्ग निकालना था, और वो किसके बराबर हो रहा है, 3m के बराबर। तो 3 तो मेरे को मिल गया, बाकी एक्स्ट्रा जो बचा उसको मैंने किसके बराबर मान लिया, m के। m क्या है यहाँ पर, पूर्णांक, और m को किसके बराबर माना, 3q² के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो q था उसका मान यदि मैं रखूँगा तो मेरे को मान किसका मिलेगा, m का, और m क्या है, पूर्णांक। तो इसका मतलब हल करने पर मेरे को क्या मिलना चाहिए, एक पूर्णांक मिलना चाहिए। तो q भी क्या है, एक पूर्णांक है, तो q का मान अपने मान से कुछ भी मान के देख लिए। यहाँ पर मैंने 2 ही मान लिया, तो 2 का स्क्वायर और गुणा में कितना आ गया, 3, 3 गुणा कितना हो गया, 4, बराबर कितना आ गया, 12। तो m का मान कितना मिल गया, 12। तो m का मान 12 जो है वह एक पूर्णांक है या नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर m का पालन हो रहा है कि m यहाँ पर एक पूर्णांक है। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि a² बराबर कितना होगा, 3m होगा। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा वह 3m के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मान हमने किससे निकाला, 3q के रूप में। अब सेकंड में क्या करेंगे, 3q+1 को लेंगे और उसका वर्ग करेंगे, और वर्ग करके अब फॉर्म कैसा बनाना है हमें, 3m+1 का बनाना है।
फिर थर्ड में क्या करेंगे, ए बराबर 3q प्लस 2 को लेंगे, उसका दोनों तरफ से वर्क करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो भी 3 प्लस m के रूप में बनाएंगे। देखिए ए बराबर 3q को लिया था तो ये हल किया था, तो हमने निकाल लिया कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग जो होता है वो 3m के रूप में होता है। दूसरी हमारे पास धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो सकती है, ए बराबर 3q प्लस 1 के रूप में हो सकती है। तो इसका भी दोनों साइड से क्या करेंगे, हम वर्क करेंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि इस धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्क करना है। तो इधर से वर्क कर दिया और इधर से भी वर्क कर दिया, तो 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो आप इसको तो अब आप इसको होल स्क्वायर वाले सूत्र से खोल लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो उसके अनुसार क्या होगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6q और प्लस में क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर इन दोनों में से आप 3 को कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते। तो अब हमारे पास जो a स्क्वायर प्राप्त होगा वो a स्क्वायर किस रूप में आना चाहिए, 3m प्लस 1 के रूप में आना चाहिए ना। इसका मतलब प्लस में तो कितना आना चाहिए 1, तो यहाँ पर प्लस में 1 तो दिख ही रहा है आपको। अब हमारे पास अकेला क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और 3 के अलावा जो बच जाएगा उसको हम किसके बराबर मान लेंगे, m के बराबर, जैसे इसमें माना था। इन दोनों में मैंने 3 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, 3 तो आ गया बाहर, यहाँ पर आ जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ 3 बाहर आ गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और q और प्लस में कितना आ जाएगा 1। तो अब इस रूप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर बराबर ये 3 ऐसे कैसे आ गया, देखो विद्यार्थियों, और यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q जो है इस पूरे की जगह मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, और प्लस में कितना है, तो देखो किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग जो है वो 3m प्लस 1 के रूप में बन गया ना, यही हमें जाँच करना था। तो m बराबर क्या माना आपने 3q स्क्वायर प्लस 2q माना है, मतलब इन पूरे को हल करें तो पूरे को हल करने पर m मिलेगा, और m का मान किस रूप में आना चाहिए, पूर्णांक के रूप में। तो आप q भी एक पूर्णांक है तो q का मान अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी आप अपने मन से मान लीजिए, और पूरे को हल करेंगे तो हमारे पास एक पूर्णांक ही मिलेगा। इसका मतलब m हम ये मान सकते हैं। तो तीसरा मान क्या था हमारे पास में, a बराबर 3q प्लस 2 के रूप में था। आपको लिखा हुआ बिल्कुल साफ सुथरा मिल जाएगा, टेंशन मत लेना आप बिल्कुल भी। यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड से क्या करेंगे विद्यार्थियों, वर्क करेंगे, वही तरीका 3q प्लस 2 का भी क्या करेंगे, वर्क करेंगे। उसी सूत्र से खोल दीजिए आप, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हो गया 9q का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास में देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 और 3 है तो हमारे पास में आ जाएगा 12q और प्लस में कितना आ गया 4। हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा विद्यार्थियों, 3m प्लस 1 बनेगा ना। तो यहाँ पर प्लस में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1। तो प्लस 1 तो ये हो जाएगा, और यहाँ से अब हमें क्या कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है, और बचेगा उसको किसके बराबर लिखना है, m के। मान किसके बराबर चल रहा है, a स्क्वायर के। तो इन तीनों में मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर q ऐसे कैसे, प्लस 3 का आ जाएगा 1 और प्लस में कितना है 1। तो अब ये जो ब्रैकेट में जो राशि है, इस पूरे ब्रैकेट वाली राशि को हम किसके बराबर मान सकते हैं, m के बराबर, क्योंकि ये पूरा का पूरा हल करने पर क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, और इन सब की जगह मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो a स्क्वायर का मान वापस कितना आ गया, 3m प्लस 1 हो गया। तो ये हमने एक तरह से रफ कॉपी में इसको हल कर लिया है। अब व्यवस्थित रूप से कैसे करना है वो अब आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाना। जो समझाया वो आपके सामने है और जो बताया वह भी आपके सामने है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक a बराबर 3q या a बराबर 3q प्लस 1 या a बराबर 3q प्लस 2 होता है। तब हमारे पास यदि a बराबर 3q लेते हैं तब दो प्रश्नानुसार वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 3q स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ तक इसका। नेक्स्ट हमारे पास में हो गया a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर हो गया 3q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर हो गया 3m, q एक पूर्णांक है तब m बराबर 3q स्क्वायर मान लिया, और वह m बराबर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। क्लियर है। सेकंड हमने लिया a बराबर 3q प्लस 1, इसका भी दोनों साइड से वर्क किया, जो अभी आपको समझाया उसी प्रकार से आप इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए
और अब आप इसको यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर दोनों साइड वर्क किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला है, प्लस को 1 को यहाँ पर रख दिया, बाकी जो बचा उसकी जगह हमने यहाँ पर m पुट कर लिया है, तो हमारे पास हो गया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या है q, 3q प्लस 2 है। यहाँ पर मैंने q को भी कॉमन ले लिया, आप नहीं लेते हैं तो भी यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या था, a बराबर 3q प्लस 2 का था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा और देख लेते हैं इसका। थर्ड हमारे पास a बराबर 3q प्लस 2 हो गया, वही तरीका दोनों साइड से वर्क किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको खोल लिया, 4 के हमने 2 हिस्से कर लिए, 3 प्लस 1, और हमारे पास यहाँ से आपके पास 3 को कॉमन ले लिया, बच गया हमारे पास 3q स्क्वायर, 4q प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 और प्लस में आ गया 1, यहाँ पर हमारे पास 3, इस पूरे की जगह m पुट कर लिया और प्लस में क्या आ गया m, और अब हमारे पास m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है, और वह पूरा एक क्या है, एक पूर्णांक है। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग जो होगा यानी a स्क्वायर जो होगा वह 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो यह हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि धनात्मक पूर्णांक का घन पूछा गया है। तो धनात्मक पूर्णांक को हम दर्शा सकते हैं a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1 या a बराबर 3q प्लस 2 से, जो कि हम इससे पहले ज्ञात कर चुके हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि इन्हीं धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग जो होता है वह 3m और 3m प्लस 1 के रूप में दर्शा सकते हैं। अब हम इसको घन के रूप में हल करेंगे तो सेम वही तरीका होगा। तो देख लीजिए आप यहाँ से कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा हम जानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a बराबर 3q या a बराबर 3q प्लस 1 या a बराबर 3q प्लस 2 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ये हमने इससे पहले याद कर चुके हैं। तो हल कर लेते हैं, तीनों के मान लेंगे, तीनों का घन करके देखेंगे और रूप बनाएंगे 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का। तो यदि a बराबर 3q है तब प्रश्नानुसार घन करने पर तो दोनों पक्ष का हम करेंगे घन, तो a क्यूब 3q क्यूब a क्यूब 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें 9m दे रखा है, तो 9m बनाने के लिए हम 27 को 9 और 3 के फैक्टर में डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया 9, यहाँ पर 3 और क्यूब, यहाँ 3q क्यूब को हम m के द्वारा दर्शा सकते हैं। तब हमारे पास में आ जाएगा a क्यूब बराबर 9m। अब m जो है वह किसके बराबर है, 3q क्यूब के बराबर है। q एक पूर्णांक है तो इसका मतलब ये जो m बनेगा वो भी एक पूर्णांक होगा, और प्रश्न में बोल रखा है कि m क्या है, एक पूर्णांक है। यानी 3q क्यूब पूरे को हल करेंगे तो हल करने पर हमें m मिलेगा, और वह m भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक इसलिए होगा क्योंकि q जो है वह एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर पूर्णांकों को हल करेंगे तो नया पूर्णांक ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब जो होगा वह 9m के रूप में हो सकता है। तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट अब हमारे पास कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमने लिया है कि यदि a बराबर 3q प्लस 1 लेते हैं, वही तरीका दोनों साइड से आप कीजिए इसका क्यूब, a क्यूब 3q प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का क्यूब। तो a प्लस बी का क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ a की जगह तो है 3q और b की जगह हमारे पास में है 1। इसी फॉर्मूला से इसको हम खोल लेते हैं, तब हमारे पास में आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर इंटू बी यानी 1 प्लस 3a 3q इंटू बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब। हल कर लेते हैं तो हमारे पास 3 का क्यूब हो जाएगा 27, क्यूब हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3 का हो गया 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 हो गया 9q प्लस 1। कंप्लीट हमारे पास में हो जाता है। तो इसको दर्शाया कि 9m प्लस 1 रूप बने, इसका मतलब 1 तो हमारे पास में है, तो यहाँ से हमें 9 को कॉमन लेना है। देखिए 9 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास 9 जो था वह पूरा बाहर हो गया, तो क्या बच गया q। तो अब हमारे पास यहाँ जो ब्रैकेट में जो राशि है इस पूरी राशि को हम किसके द्वारा डिनोट कर सकते हैं, m के द्वारा, क्योंकि हमारे पास ये जो पूरा मान है वो एक पूरा का पूरा पूर्णांक होगा और इसको हल करेंगे तो एक नया पूर्णांक मिल जाएगा।
तो m क्या है, एक नया पूर्णांक ही है, तो यहाँ पर a क्यूब बराबर कितना हो गया 9m+1 और m बराबर हो गया ये वाली वैल्यू जो कि एक पूरा का पूरा क्या है पूर्णांक है। प्रश्न में भी यही दिया गया है कि m क्या है पूर्णांक होना चाहिए। अब किससे भी हल हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इन सबको हल करेंगे तो एक पूर्णांक ही मिलेगा और m क्या है पूर्णांक ही है। तो यहाँ से ये भी सिद्ध हो गया कि यहाँ पर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब जो होगा वह 9m+1 के रूप में भी हो सकता है, 9n के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। फिर देखते हैं इसका पार्ट थर्ड और फिर हमारे पास प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट। थर्ड हमारे पास में है कि यदि a बराबर 3q+2 होता है, क्योंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम 3q+2 से भी दर्शा सकते हैं, वही प्रक्रिया हम इसके ऊपर लागू करेंगे, दोनों साइड का लेंगे हम क्यूब, तो a क्यूब बराबर 3q+2 का क्यूब, वही फॉर्मूला लग जाएगा a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² b क्यूब। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर ली है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 27q क्यूब प्लस 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9q² प्लस 3 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर 3 का 3, यहाँ पर q और प्लस में कितना हो गया 8। कंप्लीट करेंगे 27q क्यूब प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। तो वही तरीका हमारे पास में दे रखा है कि यहाँ पर 8 ऐसे कैसे है और यहाँ से हमने 9 को कॉमन लिया है, तो 9 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो शेष बच गया वो उसको हमने अंदर लिख दिया है 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q। और यहाँ पर ब्रैकेट में जो वैल्यू है उस पूरी वैल्यू को हमने किससे दर्शा दिया m से, क्योंकि हमारे पास m जो है वो पूर्णांक होना चाहिए और ब्रैकेट में जो मान है वो भी q के मान है और q पूर्णांक है। हल करेंगे तो वापस हमें पूर्णांक मिलेगा और नया पूर्णांक हमने किससे दर्शा दिया m से। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों सिद्ध हो जाता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब जो होगा वह 9m+8 के रूप में भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ तक आप नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका सारांश हम लिख सकते हैं कि जहाँ m 3q प्लस 6q² प्लस 4q एक पूर्णांक ही है, अतः स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन जो होगा वह 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यह हो जाती है हमारे पास प्रश्नावली 1.1 पूरी कंप्लीट, जिसमें हमने टोटल क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन 1 शॉट के अंदर आपकी पूरी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2, वो भी पूरे 1 शॉट वीडियो में, यानी एक ही वीडियो में पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपके पॉइंट समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जल्द मिलेगा आपको प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 4 कंप्लीट, यानी प्रश्नावली 1.2 पूरी एक वीडियो में कंप्लीट। तब तक के लिए धन्यवाद।